Everyone, students, today we will discuss the next topic of your last chapter of history, 10th chapter, 18th century political formations. Today's topic is emergence of new states. देखिए, with the decline in the authority of the Mughal emperors, the governors of large province Subedar and the great Zamindar consolidated their authority in different parts of the subcontinent. Through the 18th century, the Mughal Empire gradually fragmented into a number of independent regional states. Broadly speaking, the states of the 18th century can be divided into three overlapping groups. States that were old Mughal provinces like Awadh, Bengal, and Hyderabad. Although extremely powerful and quite independent, the rulers of these states did not break their formalities with the Mughal emperor. Second है states that had enjoyed considerable independence under the Mughals of Watan Jagir. These included several Rajput principalities. The last group included state under the control of Marathas, Sikh, and others like the Jat. These were of differing sizes and had seized their independence from the Mughals after the long drawn आर्म्ड स्ट्रगल. देखो इसमें क्या बताया गया है कि नए राज्यों का उदय होना. अब मुगल एम्परर्स जो थे उनकी जो पावर थी वो ख़त्म हो चुकी थी. बड़े बड़े जो प्रांत थे, बड़े बड़े जो प्रोविनेंसेस थे, वहाँ पे सूबेदार और बड़े ज़मींदार, इन सब ने क्या था, सब कॉन्टिनेंट के अनेक जो बाकी के हिस्से थे उनके ऊपर अपना कंट्रोल बना लिया था. 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, मुग़ल साम्राज्य जो था, मुग़ल एम्पायर जो था, वो धीरे धीरे कई ऐसे जो इंडिपेंडेंट लोकल एरियाज़ थे जो उनमें फैल गया था, बिखर गया था उनमें. और ज़्यादातर अगर मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो 18th सेंचुरी में या क्या था कि राज्यों को, जो स्टेट्स थे, जो एरियाज़ थे, उनको 3 भागों में बांट दिया गया था. 3 ग्रुप्स में बांटा जा सकता है. कैसे है, अवध है, बंगाल है, हैदराबाद है. ये जो राज्य थे ये पहले मुग़ल स्टेट्स थे, मुग़ल प्रांत थे, मुग़ल प्रोविनेंसेस थी. हालांकि ऐसा होता है कि ये जो राज्य थे, इनके जो शासक थे, इनके जो एम्परर थे, वो बहुत शक्तिशाली थे, बड़े पावरफुल थे, और कई हद तक किसी ऐसी तक था कि वो इंडिपेंडेंट भी थे. वो मुग़ल बादशाहों के उन्होंने क्या था, इंडिपेंडेंटली राज्य भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मुग़ल बादशाह के साथ भी अपने रिलेशन जो हैं वो ख़त्म नहीं किए थे. ठीक है. सेकेंड पॉइंट जो है, स्टेट्स दैट हैड एंजॉयड कंसिडरेबल. अब बाकी के जो राज्य हैं वो मतलब क्या थे कि वतन जागीर के रूप में इंडिपेंडेंट थे, और उनमें से कई ऐसे हैं जो राजपूत एरियाज माने जाते हैं. लेकिन जो तीसरे एरिया में आते हैं, तीसरी श्रेणी में जो आते हैं, वो हैं द लास्ट ग्रुप इंक्लूडेड स्टेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द मराठास. इनमें मराठों के बारे में बात की जाती है, सिखों के बारे में बात की जाती है, जाटों के जो राज्य हैं वो आते हैं. ये अनेक तरह के ऐसे राज्य थे जिन्होंने कभी लंबे और काफ़ी संघर्ष के बाद, स्ट्रगल के बाद भी मुग़लों से उनकी स्वतंत्रता जो थी ना, मतलब इंडिपेंडेंस थी, छीन ली थी, अपने कब्जे में कर ली थी मुग़लों से. ठीक है. और पुराने मुग़ल प्रांत कौन से थे, जो ओल्ड मुग़ल प्रोविनेंसेस थे वो कौन से थे? द अमंगस्ट द स्टेट्स दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ द ओल्ड मुग़ल प्रोविनेंसेस इन द 18th century. 3 stand out very prominently. These were Awadh, Bengal, and Hyderabad. All 3 states were founded by members of the high Mughal nobility who had been governors of large provinces. Sadat Khan, Murshid Qali Khan, आसफ जहाँ हैदराबाद. अब सादत खान अवध का था, मुर्शिद कली खान बंगाल का था, आसफ जहाँ जो था वो हैदराबाद का था. ऑल 3 हैड ऑक्यूपाइड हाई मनसबदारी पोजीशंस एंड एंजॉयड द ट्रस्ट एंड द कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्परर्स. अब इनका क्या था, देखो, जो पुराने मुग़ल प्रांत थे ना, पुराने जो प्रोविनेंसेस थे मुग़लों की, उनके जो वो थे नोबल्स थे, जो उनके यानी कि जो उत्तराधिकारी थे उनके, वो
उनमें क्या था कि वो जो उत्तराधिकारी उनका अलग से एक स्टेटस बना हुआ था। उनमें से मेन जो थे यही अवध, बंगाल और हैदराबाद, जो सादत खान है, या हम इसकी बात करते हैं मुर्शिद कली खान की बात करते हैं, आसफ जहाँ की बात करते हैं, ये सारे ऐसे व्यक्ति थे। और इनका जो मुगल दरबार में एक बड़ा ऊंचा स्थान होता था, एक पोजीशन होती थी इनकी। मुगल एम्परर्स को उनके ऊपर भरोसा था, विश्वास था। आसफ जाह और मुर्शिद कली खान दोनों जो थे वो 7,000 जो इनके रैंक्स हैं, ये आगे मैं आपको दिखाती हूँ, इनके जो रैंक्स हैं ना वो इनको रैंक्स दिए जाते थे। ये देखो, ये ऊपर बताया गया आसफ जाह मुर्शिद कली खान के जो जैट रैंक जो माने जाते हैं, जैट रैंक था ये 7,000, और सादत खान को 6,000 रैंक का था। और फिर आगे देखो हैदराबाद के बारे में क्या बताया जाता है। Nizamul Mulk Asaf Jah, the founder of Hyderabad state, was one of the most powerful members at the court of the Mughal Emperor Farooq Siyar. He was entrusted first with the governorship of Awadh and later given charge of the Deccan. As the Mughal governor of the Deccan province during 1720 to 22, Asaf Jah had already gained control over its political. मैं आपको ये पूरा पढ़ूंगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं आपको समझा देती हूँ कि इसमें क्या है। देखिए, हैदराबाद, निज़ामुल मुल्क और आसफ जाह ने हैदराबाद की स्थापना की थी 1724 से लेकर 1748 तक उसने स्थापना की थी। और मुगल बादशाह, मुगल एम्परर जो था वो था फारूक सियार के दरबार में ये एक अत्यंत जो पावरफुल या शक्तिशाली जो मेंबर माना जाता था। इसको सबसे पहले अवध की जो थी ना वो सूबेदारी इसको दी गई थी, और फिर डेक्कन एरिया का इसको सारा जो कारोबार है, सारा जो एरिया है, उस एरिया का पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दे दी गई थी इसे। 1720 टू 1722 के बीच का जो डेक्कन एरिया का जो था, सूबेदार होने की वजह से आसफ जाह के पास पहले से काफ़ी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा जो कंट्रोल था वो इसके हाथ में था। और डेक्कन में होने वाले जितने भी जो अटैक्स होते थे, जो उपद्रव होते थे, या जिसे कहा जाता है कि जो वहाँ पे छोटे छोटे जो अटैक्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हम उनको भी कह सकते हैं, वो मुग़ल दरबार में चल रही जो उनकी आपस की जो एक कहते हैं ना कंपटीशन जो चल रहा होता है, उसका फ़ायदा उठाकर इसने क्या किया था, जो पावर थी वो अपने कंट्रोल में कर रही थी, और वहाँ का जो एक्चुअल जो रूलर बन जाते हैं ना वो बन गया था, एक्चुअल रूलर ऑफ दैट रीजन। अब आसफ जाह के बारे में बात करें तो उसने अपने लिए एक काफ़ी अच्छे सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, नॉर्दर्न इंडिया हु वेलकम्ड फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, जो नए अवसर पाने के लिए पाके जो लोग थे, जो दूसरे नोबल्स थे, जो इसके मंत्री थे, उनको नए नए अवसर मिले, वो काफ़ी खुश हो गए। और उसने मनसबदार नए नियुक्त किए, अपॉइंट किए, जागीरें उनको दी गई। अभी मुग़ल सम्राट का ये सेवक था, लेकिन फिर भी वो काफ़ी आज़ादी से शासन कर रहा था, काफ़ी इंडिपेंडेंटली रूलिंग कर रहा था। ना तो वह दिल्ली से कोई कहते हैं ना कि ऑर्डर लेता था, और ना ही दिल्ली के उनके कामों में कोई इंटरफेरेंस है वो करती थी। दिल्ली के से ना तो कोई ऑर्डर, अपने आप वो अपने फैसले लेता था, अपने आप सारे वो काम करता था, दिल्ली भी उसके कामों में इंटरफेरेंस नहीं करती थी। तो मुग़ल बादशाह जो था वो केवल निज़ामुल मुल्क आसफ जाह के द्वारा दिए गए निर्णयों से जो इसके डिसीजंस होते थे ऑलरेडी टेकन बाय द निज़ामुल मुल्क आसफ जाह। द स्टेट ऑफ हैदराबाद वाज constantly engaged in a struggle against the Marathas to the west and with the independent Telugu warrior chief Nayakas of the plateau and ambitious of the Nizamul Mulk Asaf Jah। ये सारे क्या थे, जो हैदराबाद स्टेट था वो वेस्ट की तरफ से मराठों के विरुद्ध, और जो डेक्कन जो प्लेट्यूज एरिया थे जो वहाँ पे उनके साथ जो युद्ध करने में उनमें ही हमेशा ये बिजी रहता था, जो उस डेक्कन प्लेट्यूज वाला जो एरिया होता था। और ईस्ट अगर वाली साइड अगर देखें तो निज़ामुल मुल्क आसफ जाह कोरमंडल जो एरिया था उस पर जो ये कोरमंडल पर ये चेकड आउट द ब्रिटिश हु वर बिकमिंग द इंक्रीजिंगली पावरफुल रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ पर ये अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश करता था। वहाँ पर जो जहाँ पे कपड़ा
बड़ा बनाया जाता था, वो बड़ा रिच एरिया था। उसकी आशा हमेशा रही रहती थी कि ब्रिटिश शक्ति की जो वहाँ पे अवेयरनेस है, या ब्रिटिश लोगों ने जो उनके ऊपर वहाँ उस एरिया के ऊपर कंट्रोल किया, कि उसके ऊपर रोक लगा दी गई। वहाँ पे वो हमेशा इच्छुक रहता था कि उस एरिया पे मेरा कंट्रोल हो जाए। ठीक है। अवध, अवध के बारे में देखिए क्या कहा गया है कि बुरहानुल मुल्क और सादत खान वाज अपॉइंटेड एज ए सूबेदार ऑफ अवध इन 1722। अब इसमें बुरहानुल मुल्क और सादत खान को 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया था। अब मुगल एम्पायर के जब ख़त्म होने पर जो राज्य बने थे, अलग अलग बने थे, उनमें सबसे मुख्य राज्यों में से एक आता था, मेन राज्यों में से एक आता था अवध। अवध एक काफ़ी समृद्धशाली प्रदेश था, काफ़ी मतलब इसको प्रॉस्परस जिसे कहा जाता है, प्रॉस्परस था। गंगा नदी का जो एरिया है, प्लेन एरिया है, जो फर्टाइल एरिया है, वो मैदानी इलाके में फैला हुआ था, और बंगाल के बीच में इनका जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो होके चलता था। अवध क्रॉस करना ही पड़ता था उनको। ठीक है। बुरहान मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी और दीवानी फौजदारी एक साथ अपने हाथों में ले ली थी, सारा कुछ, यानी सूबेदारी भी ले ली, दीवानी भी ले ली, फौजदारी भी ले ली, और पॉलिटिकल और फाइनेंशियल जो सारे जो मिलिट्री जो सारे काम होते थे वो सारे मतलब खुद ही बन गया था, करता धरता जिसे कहा जाता है ना, कि सारे काम उसने खुद ही देखने। बुरहान मुल्क ने अवध के एरिया में मुगलों के जो उनके जो प्रभाव है, उनका जो इन्फ्लुएंस है, उसको कम करने की काफ़ी कोशिशों के चलते हुए उसने क्या किया था कि जागीरदारों में कटौती कर दी थी। जागीरदारियाँ में संख्या जो थी, नंबर ऑफ जागीरदार था, वो कम कर दिया था उसने। जागीरों का जो साइज है वो भी छोटा कर दिया, और जो ब्लैक वैकेंट प्लेसेस थे वहाँ पे उसने अपने जो विश्वास वाले जो व्यक्ति थे, विश्वास वाले जो उसके सेवक थे, उनको उसने वहाँ पे अपॉइंट कर दिया था, ताकि धोखाधड़ी जो है उसके साथ होती है, जो उसको चीट करने की कोशिश करते हैं जो लोग हैं, अकाउंटेंट्स ऑफ द जागीरदार वर चेक टू प्रिवेंट द चीटिंग। चीट करने वाले जो लोग थे उन रोकने के लिए उसने जागीर अधिकारियों के खाते में सारे जो अकाउंट्स होते थे उसकी चेकिंग करनी शुरू कर दी, जांच करवानी शुरू कर दी। नवाब के दरबार में उसने अधिकारियों को, नए नए ऑफिशियल्स को उसने अपॉइंट कर दिया, और टैक्स जो इकट्ठा होता था उसके ऊपर भी उसने अपने विश्वास वाले लोग लगा दिए। और राजपूत ज़मींदार जो थे रुहेलखंड और अफगान के जो फर्टाइल जो एरिया था वहाँ पे उनको जो राज्य उसको भी अपने राज्य में मिला लिया था उसने। और फिर क्या था, द स्टेट डिपेंड ऑन द लोकल बैंकर्स एंड द महाजन्स फॉर लोन्स। अब जो लोकल बैंकर्स थे, महाजन थे, स्टेट क्या थी उसके ऊपर डिपेंड थी, उनके ऊपर डिपेंड थी, उनसे पैसा लेते थे, ब्याज के ऊपर पैसा लेते थे। जो टैक्स का ठेका जो दिया जाता था वो सबसे ऊंची जाति वाले जो बोली लगाने वाले जो लोग होते थे उनको इजारेदार को इजरादार जो कहा जाता है, इजारेदार को दे दिया जाता था। इजारेदार जो हैं वो स्टेट के एक निश्चित फिक्स रकम जो होती थी, फिक्स जो अमाउंट होता था उसका भुगतान का वचन देते थे, प्रॉमिस करते थे। और फिर जो शाहूकार होते थे वो क्या करते थे, ठेके की जो सारी रकम होती थी ना उसकी गारंटी दे देते थे कि हाँ हम इतनी देंगे। दूसरी ओर इजारेदार जो थे वो टैक्स का जो यानी कर जो लिया जाता था, जो फिक्स किया जाता था जो टैक्स है उसका मूल्यांकन करना, यानी कि उसको क्या कहते हैं उसको आंकलन करना, यानी उसमें काफ़ी उसको छूट दे दी गई थी कि ठीक है तुम जितना लोगे उसका देखते हैं तुम कितना इकट्ठा कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते, यानी उनको इस तरीके से पूरी छूट देती थी। और जो सोशल जो ग्रुप होते थे वो क्या करते थे, इन चीज़ों से काफ़ी प्रभावित होते थे जो पहले कभी नहीं हुआ था। मतलब उसने नए नए तरीके जो थे वो टैक्स अपने स्टेट की, अपने जो प्रोविनेंस की फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा करने के लिए उसने जागीरदारों को, इजारेदारों को ना छूट दे दी थी कि वो अपने तरीके से किस तरीके से काम करते, लेकिन उसने विश्वास वाले बंदे वहां पे लगाए हुए थे अपने। और फिर उसके बाद आता है आपका बंगाल। बंगाल के बारे में हम पढ़ेंगे